एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज एक नए चैप्टर के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट है। पार्ट 2 क्लास 5 वर्ण विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के बारे में, स्वर व्यंजन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। मनुष्य के जो मुख से ध्वनि निकलती है उसकी सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। ये वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। मतलब क्या, इसमें जो स्वर अ से अह तक, अ से अह तक और व्यंजन क से ज्ञ तक, जब इन दोनों का निर्माण होता है, एक साथ जोड़ा जाता है, तब एक वर्णमाला बनती है। वर्णमाला, इन दोनों को साथ में मिलाते हैं तो वर्णमाला का निर्माण होता है। अब वर्णमाला में जो हम देखते हैं कि कुछ अतिरिक्त होते हैं, कुछ अयोगवाह होते हैं। जैसे अयोगवाह, जो अंग और अह है, ये अयोगवाह गिने जाते हैं। अंग और अह को अयोगवाह में लिए जाते हैं। मतलब आप स्वर 11 होते हैं, 11 के अतिरिक्त जो आते हैं ये दोनों होते हैं और ये अयोगवाह कहलाते हैं। उसी तरह अतिरिक्त व्यंजन में ड और ढ लिए जाते हैं। जब क ख का निर्माण होता है उसमें ये दो अतिरिक्त लिए जाते हैं, तो ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। ये अयोगवाह अतिरिक्त स्वर में आते हैं, अयोगवाह स्वर में आते हैं और अतिरिक्त व्यंजन में ये ड और ढ आते हैं। अब आगे इसी में देखते हैं कि वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। वर्णों के प्रकार हैं स्वर और व्यंजन। स्वर बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर कहलाते हैं। बिना किसी रुकावट के स्वर क्या है? बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के। जो बिना किसी रुकावट के जो बोले जाते हैं वो वर्ण, वो स्वर कहलाते हैं। जो बिना किसी रुकावट के बोले जाने वाले वर्ण, जो बोले जाने वाले, बिना किसी रुकावट के जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। बिना किसी रुकावट के बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब स्वर के भी भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ स्वर। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर, ये जो स्वर के भेद किए जाते हैं वो किस कैटेगरी में किए जाते हैं? मीन्स इसकी जरूरत क्या है करने की? इसकी स्वर का जो भेद है उसको जरूरत क्या है करने की? मतलब क्यों आवश्यकता पड़ी? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनको भेद किया गया है। उच्चारण में लगने वाले समय के हिसाब से इसको भेद किया है। तो ह्रस्व, दीर्घ और लघु, ह्रस्व, दीर्घ और लघु, ये है आपके स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हमने देखा स्वर के भेद। अब स्वर के भेद मैंने बताया कि आपको स्वरों के जो भेद होते हैं वो उनके उच्चारण में लगने वाले समय के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं। तो स्वर के कितने भेद हैं? 3। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। ह्रस्व स्वर, इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है।
इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है और ये 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? ई उ री। आप खुद उच्चारण करेंगे तो महसूस होगा कि इनको उच्चारण करने में और बाकी को उच्चारण करने में समय देखिए कितना कम लग रहा है। ई उ री। तो ह्रस्व स्वर में ये 4 आते हैं, अ ई उ री, जिनको उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। इसको उच्चारण मतलब जो ह्रस्व स्वर है उसके उच्चारण से भी ज्यादा नहीं, उससे उच्चारण से भी ज्यादा अधिक समय लगता है। मीन्स कहने का मतलब ये था कि ह्रस्व से भी ज्यादा समय दीर्घ को बोलने में लगता है। जैसे देखिए ये 7 हैं, आ ई उ ए ओ औ। आप उच्चारण करके देखिए, आपको इससे ज्यादा समय इसमें लगेगा दीर्घ स्वर में। दीर्घ मतलब होता ही है बड़ा, जिसको आपको उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है वह है दीर्घ। और अ आ ई, आप महसूस, तो आपने देखा इसको आ ई उ ए, इसको उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, इसी वजह से इसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब थर्ड की बात करते हैं प्लुत स्वर। इसमें ह्रस्व और दीर्घ से अधिक समय लगता है। क्यों लगता है आप देखिए, इसमें आता है जैसे ओम, आप उच्चारण करिए और देखिए अ आ ओम, कितना समय लगा। इन दोनों से ज्यादा समय प्लुत स्वर में लगा। इस वजह से इसमें ह्रस्व और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। तो आप एक बार अपने आप से देखिएगा कि इसको बहुत ज्यादा, इसमें कुछ भी सोचने और समझने वाली चीज नहीं है कि आपको ना समझ में आए। बहुत इजी है कि ह्रस्व स्वर जिसमें कम से कम समय लगता है, ठीक है, दीर्घ स्वर जो ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, और प्लुत स्वर जो ह्रस्व और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है प्लुत स्वर में। तो आप इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं और इजीली इसको समझ सकते हैं। इसमें भी आप डिवाइड कर लीजिए, जैसे ह्रस्व स्वर में 4 होते हैं, आप उसको देखिए कि किसमें कम। आप खुद स्वर का उच्चारण करिए और उच्चारण करने में आप 3 पोर्शन बना लीजिए, देख लीजिए कि इसमें कितना टाइम लग रहा है। जिसमें कम समय लगे वो आप उसे ह्रस्व में रख लीजिए, जो ह्रस्व से ज्यादा जिसमें समय लगे वो दीर्घ होगा, तो आप उसको उस कैटेगरी में रख लीजिए। और थर्ड है प्लुत स्वर, तो आप उसको तीसरा वाला जो उन दोनों से ज्यादा समय लगेगा आप उसमें कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, तो आपको इजीली ये लर्न हो जाएगा और अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखेंगे अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिका। ये स्वर की मात्राएं हैं जो अतिरिक्त में आती हैं और उसको हम देखेंगे। तो अनुस्वार, अनुस्वार में ये नासिक की ध्वनि है, मतलब हम जब बोलते हैं तो ये नाक से निकलता है, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका उच्चारण नाक से होता है और जब हम बोलते हैं तो इसको आप बोल के देखेंगे, जैसे ये जो मात्रा लगी हुई है अनुस्वार की, ये होती है जो ऊपर की मात्रा होती है, जैसे कि अंत, अंत, अंत। आप देखेंगे इसका जो उच्चारण हो रहा है वो नाक से आ रहा है। गंगा, गंगा। उच्चारण करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो इसी तरह आप नासिक के, कि ये नासिक को ध्वनि है और इसका उच्चारण नाक से होता है, और इसकी जो मात्रा है इसे प्रदर्शित किया जाता है ऐसे, इस मात्रा से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग की मात्रा आपने देखी होगी, ऐसे लगाई जाती है और ये वर्ण के मध्य में या अंत में इसका प्रयोग होता है। वर्ण के मध्य में या अंत में प्रयोग होता है, जैसे अतः, प्रातः। आपने देखा अंत में इसका, या फिर मध्य में। समा। तो इस तरह आप वर्ण के मध्य में या अंत में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है अनुनासिका। इसका जो चिन्ह होता है वो चंद्र बिंदु है और ऊपर चंदा मामा की तरह ऐसे बनेगा और ऊपर बिंदु लगेगा। इसका उच्चारण नाक से और गले दोनों से होता है। इसका उच्चारण नाक और गले से दोनों से होता है। जैसे कुछ एग्जांपल हम लेंगे तो ऐसे आएंगे, हंस, आंख,
जिसके बिंदु है चंद्र बिंदु, हंस, आंख, ये आप ऐसे लिखते हैं तो इसकी बिंदु को लगाया जाता है। तो ये हमारे 3 अतिरिक्त हो गए जो अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिका आता है। ठीक है।